हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। स्टूडेंट्स, हम लोग कौन सा चैप्टर कंटिन्यू में कर रहे थे? हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम है वाई डू वी फॉल इल। ठीक है, पिछली क्लासेस में हमने उसके कंटेंट्स के बारे में पढ़ा, उसके इंट्रो के बारे में पढ़ा। इंट्रो के बाद हमने हेल्थ की डेफिनेशन, देन डिजीज की डेफिनेशन, देन दोनों के फैक्टर्स। ठीक है, अभी तक हम हेल्थ के फैक्टर्स पढ़ पाए थे। पिछली बार जो मैंने आपको डिजीज टॉपिक कंप्लीट करवाया था, देखिए डिजीज का मतलब क्या होता है कि अनकंफर्टनेस। ठीक है, वो बहुत तरीके से आपकी बॉडी में हो सकता है। जैसे किसी बीमारी में आपको हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, फिजिकल आप काम नहीं कर पा रहे हो। किसी में बहुत लंबे बीमारी के कारण आप मेंटली अपसेट हो गए हो, काम नहीं कर पा रहे हो, अपने जॉब में सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। और सोशल हेल्थ तो नहीं कह सकते कि इसमें अफेक्ट हो रही है, लेकिन स्टिल कभी कभार अपनी अनहेल्दीनेस की वजह से यू हैव टू डिपेंड ऑन अदर्स। तो आप सोचोगे कि मैं सोशली तो कुछ अच्छा कर ही नहीं पा रही हूं। ठीक है, तो डिजीज में कुछ ना कुछ चीज कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से डिस्टर्ब्ड हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करें तो डिजीज के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। आपको कोई भी बीमारी किस वजह से लग सकती है? ऐसी कौन सी चीज आपकी बॉडी में घुस गई कि उसने आपकी बॉडी को किस में डाल दिया? अनकंफर्ट जोन में डाल दिया। तो दूसरा कंटेंट क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स हम? कॉज ऑफ डिजीज। कॉज ऑफ डिजीज, अभी मैंने कॉज लिखा है, जरूरी नहीं है इसका सिर्फ एक ही कारण हो। ठीक है, कॉज का मतलब होता है कारण, क्या रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से आपको बीमारी हो गई है। देखो, मैं ये कह सकती हूं कि ये डिजीज है। डिजीज का मतलब क्या होता है? डिस्कंफर्ट। ठीक है, ये क्या है? कैन अकर इन एनी वेज, किसी भी तरीके से आपको हो सकता है। कैन अकर इन एनी वेज। ठीक है, अब अगर मैं बोल रही हूं इसके दो तरीके से कारण डिवाइड किए हुए हैं। इसके जो आपको कोई भी बीमारी लग रही है उसके जो कारण हैं, उसके जो कॉजेस हैं, उनको दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। कौन से? एक तो होता है इमीडिएट कॉज। इमीडिएट मतलब अभी, इमीडिएट घुसा और तुरंत बीमारी हो गई। समझ में आया? नाम से घुसा और तुरंत बीमारी हो गई, इमीडिएट कॉज। ठीक है, इमीडिएट कॉज के बाद कॉन्ट्रीब्यूटरी मतलब ये इसको हेल्प करेगा। जैसे मैंने कोई मंदिर बनाया, ठीक है, मैं ही उसका रीजन हूं, मैं ही उसका इमीडिएट कॉज हूं। मैंने ही दिमाग लगाया, मैंने ही सोचा कि इस एरिया में मेरे को कोई मंदिर बनाना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी मैं ही दूंगी, लेकिन अगर मैं चाहती हूं कि कोई मेरे को हेल्प करे या मेरे को किसी तरीके से एड मिल जाए तो मैं क्या करूंगी? इफ यू वांट यू कैन कंट्रीब्यूट सम मनी। तो अब वो आप पे डिपेंड करेगा कि आपको देनी है कि नहीं देनी है। तो इमीडिएट कॉज में मैं क्या लिख सकती हूं कि इट इज द एक्चुअल रीजन। बीमारी होगी तो इसी की वजह से ही होगी। ये तो हेल्पिंग फैक्टर्स होंगे कि बीमारी को क्या कर दिया और प्रोग्रेस करने में हेल्प कर दी। इट इज द main cause for any kind of disease, for any kind of disease. Contributory cause मतलब they are actually the helping factors they are actually the helping factors responsible for increasing, बीमारी को बढ़ाने में, उसके ग्राफ को बढ़ाने में, for increasing, बढ़ाने को वो ये भी कर सकती है कि और ज्यादा प्रोग्रेस करा दे। पहले तो बहुत कम स्टेज पे थी बीमारी, अब बहुत ज्यादा स्टेज पे चली गई है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग एंड
progression, increasing and progression of disease, increasing and progression of disease। इसको नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स, ये एक तरीके से चार्ट ही है आप लोगों के लिए। स्टूडेंट्स यू हैव नोटेड डाउन, ये आपका एक चार्ट है कॉजेस का, ठीक है। अब हम देखो, अब हम इसके बारे में क्या करेंगे, थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या इमीडिएट कॉज हो सकता है और क्या कॉन्ट्रीब्यूटरी। मैंने अभी आपको क्या है इसके एग्जाम्पल्स नहीं लिखाए थे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि डिजीज को होने में आपके पास दो तरीके के कॉजेस होते हैं, ठीक है। एक होता है कॉन्ट्रीब्यूटरी, नहीं, सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, इमीडिएट कॉज। इसको चलो अपन लोग थोड़ा सा कलर्ड पेन से लिखते हैं। इमीडिएट कॉज, इमीडिएट कॉज क्या स्टूडेंट्स, इमीडिएट कॉज। मैं कह रही हूं मेरे को कॉलेरा की बीमारी हो गई या मेरे को टाइफाइड हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट्स, मेरे को टाइफाइड हो गया। क्यों हुआ, क्या कॉज है। आप बोलोगे कि मैम कोई ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस गया है, ठीक है, फाइन, योर आंसर इज करेक्ट। अब मैं कह रही हूं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस गया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो इन्वायरमेंट में है पर इतना माइक्रो है, इतना छोटा है कि मेरे को मेरे नेकेड आई से नहीं नजर आया। अगर मुझे दिखता तो मैं बेवकूफ थोड़ी थी कि आओ और मुझे बीमार कर दो। किसी भी तरीके से, चाहे वो मेरे नाक से सांस लेने से अंदर चला गया या खाना खाने से चला गया या क्लोथ से हो गया, कोई डर्टी हो गया, किसी डर्टी चीज से हो गया, किसी के कांटेक्ट में आने से हो गया, किसी भी वजह से किसी भी तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि मेरी बॉडी के लिए फॉरेन था, मेरी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाई, मेरी बॉडी उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई और वो मेरे पे हावी हो गया। वो मेरे पे क्या हो गया, हावी हो गया। आप पे जब कोई बंदा डोमिनेट करता है, डोमिनेट करने का मतलब है मैं जो कहूंगी वही करोगे, मैं जो कहूंगी वही करोगे, तो आप क्या करोगे कि या तो खुशी खुशी मेरी बात मान लोगे या फिर आपको जबरदस्ती मेरी बात माननी पड़ेगी। तो जब भी कोई ऐसी चीज मेरी बॉडी में एंटर करती है जिसको मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, मैं बॉडी इज नॉट लाइकिंग, उसको पसंद नहीं करे, पर स्टिल वो चीज मेरी बॉडी पर क्या हो गई है, हावी हो गई है, डोमिनेट कर रही है, तो आपकी बॉडी क्या होगी, डल हो जाएगी, डल हो जाएगी, अनकंफर्ट जोन में चली जाएगी। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू प्रॉन फॉर अ डिजीज, आपको डिजीज हो गई है। अगर आपकी फिजिकल हेल्थ भी गिर गई तो डिजीज, बाकी दो धीरे धीरे अपने क्या हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो जाती हैं। तो इमीडिएट कॉजेस क्या होते हैं, इमीडिएट कॉजेस में जनरली क्यों लिख रही हूं, क्योंकि कभी कभार कुछ एडिटिव फैक्टर्स और इसके साथ हो सकते हैं, पर ज्यादातर यही होगा। जनरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जनरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल, generally microorganism responsible for creating discomfort, for creating discomfort, discomfort मतलब स्टूडेंट्स डिजीज। उसमें क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट्स बताइए मुझे। देखो ये थोड़ा सा अभी मैं आपको एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन जस्ट इसके बाद आपको ये पॉइंट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब माइक्रोब्स कॉजिंग, माइक्रोब्स कॉजिंग डिजीज, माइक्रोब्स कॉजिंग डिजीज, ठीक है। किस किस कैटेगरी में हो सकता है, जैसे कोई बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया,
फंजाई आ गया, प्रोटोजोआ आ गया, क्या आ गया स्टूडेंट्स, प्रोटोजोआ आ गया, कोई हेलमिंथ आ गया, ठीक है। एक्चुअली दे आर ऑल इमीडिएट कॉज, इनके घुसते से बीमारी हो जाएगी, इनके घुसते से ही बीमारी हो जाएगी। तो मैं लिख सकती हूं देयर फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री मतलब यही सबसे पहले घुसेंगे क्योंकि इमीडिएट कॉज क्या यही है। देयर फर्स्ट एंट्री रिस्पॉन्सिबल, देयर फर्स्ट एंट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग डिजीज, फॉर क्रिएटिंग डिजीज। अब आप बोलोगे कि मैम जब इतने सारे कॉजेज रिस्पॉन्सिबल हैं इमीडिएट के लिए तो मैं कॉन्ट्रीब्यूटरी में क्या पढ़ रही हूं। देखो स्टूडेंट्स, आप कॉन्ट्रीब्यूटरी में क्या क्या पढ़ोगे, कॉन्ट्रीब्यूटरी मतलब जो इन कॉजेस को, इमीडिएट कॉजेस को और हेल्प करेंगे कि हाँ बीमारी करो और बीमारी को और क्या कर दो, बढ़ा दो। देखो आप बीमार पड़ गए हो, आप बीमार पड़ गए हो तो मैं ये कहूंगी कि बीमार पड़ गए हो तो इलाज करा दो। आप बोलोगे नहीं मैं बहुत गरीब हूं, पैसे ही नहीं है। पुअर इकोनॉमिक हेल्थ, या फिर मेरे पास पैसे थे पर मुझे किसी ने हेल्प नहीं की कि कोई मेरे लिए दवाई ले आता, पुअर सोशल हेल्थ, ठीक है। अब आप बीमार पड़े हुए हो, आपको ध्यान रखना चाहिए पर स्टिल आप बाहर घूम रहे हो, आपको जो मेडिसिन दी हैं वो जो प्रिस्क्राइब करी आप उन्हें नहीं ले रहे हो, यू आर इररिस्पॉन्सिबल नेचर, ठीक है। और मान लो आपने प्रॉपर डोज नहीं लिया दवाई का, ठीक है, जैसे आपने 1 दिन लिया, 2 दिन लिया, तीसरे दिन नहीं लिया, ठीक है, तो वो बीमारी रेकरेंट हो गई, फिर से 10 दिन में हो गई। देयर वाई दैट यू आर नॉट ओबीडियंट, आपने 2 दिन तो ली फिर तीसरे दिन क्यों नहीं ली, ठीक है। तो कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेस में क्या आते हैं, आपकी क्षमता ही नहीं है कि आप उस बीमारी का इलाज करवा सको। पुअर इकोनॉमिक मतलब रिलेटेड टू मनी, पुअर इकोनॉमिक हेल्थ, ठीक है। समझ लो आपको बीमारी हो रही है और डॉक्टर ने बोला बाहर का खाना मत खाओ, स्टिल यू आर ईटिंग, तो ये सब चीजें क्या है, इररिस्पॉन्सिबल नेचर में आती है। इररिस्पॉन्सिबल कि आपको जो बोला है, जो जिम्मेदारी दी है कि ये नहीं करना है पर स्टिल आप अगेंस्ट जाके कर रहे हो, दैट विल लीड टू मोर प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज, इररिस्पॉन्सिबल नेचर, ठीक है। सब कुछ है, हो सकता है किसी की हेल्प की जरूरत थी, नहीं की, पुअर सोशल हेल्थ, ठीक है। इररिस्पॉन्सिबल नेचर में ये आ सकता है कि ऐसे एग्जाम्पल में लिख सकते हो, नॉट टेकिंग ट्रीटमेंट टाइमली, नॉट टेकिंग ट्रीटमेंट टाइमली, ले सकते हो ट्रीटमेंट को, ले सकते हो पर फिर भी नहीं ले रहे हो। इसको मैं वापस लिख देती हूं स्टूडेंट्स, नॉट टेकिंग ट्रीटमेंट, नॉट टेकिंग ट्रीटमेंट प्रॉपरली, नॉट टेकिंग ट्रीटमेंट प्रॉपरली, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स यू हैव नोटेड डाउन, ठीक है। आपको कॉजेस में दोनों कॉजेस बता दिए। आप सोचे कि मैम इतना फटाफट कैसे करवा पा रही है। एक्चुअली स्टूडेंट्स जितना आपके सिलेबस में है उसको मैं एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको लिखा रही हूं। देखो क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू गेट गुड प्रेजेंटेशन ऑफ योर थ्योरेटिकल पोर्शन ऑल्सो। वाइवा तो होता है वो बात अलग है, लेकिन आपको थ्योरी को रिप्रेजेंट करना भी बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ये कॉजेस ऑफ डिजीज हो गए, मतलब इमीडिएट मतलब किसी भी वजह से हुआ है, वो वजह घुसी और हो गया। और कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेस क्या है, आपके सेकेंडरी हैं, ठीक है। तो लिख सकती हूं मैं इसे, इमीडिएट कॉज और
कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज, ये क्या है? प्राइमरी फैक्टर, और ये क्या है? सेकेंडरी फैक्टर। प्राइमरी फैक्टर और सेकेंडरी फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो अपन ना दो चीजें अब पढ़ने जाने वाले हैं। एक होते हैं साइंस ऑफ डिजीज और एक होते हैं सिम्टम्स ऑफ डिजीज। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सिम्टम्स ऑफ डिजीज, सिम्टम्स ऑफ डिजीज और साइंस ऑफ डिजीज। सिम्टम्स ऑफ डिजीज एंड साइंस ऑफ डिजीज। हम बोलते हैं ना हिंदी में क्या लक्षण हो रहे हैं बीमारी के। आपने डिजीज के बारे में पढ़ लिया, उसके कॉजेस के बारे में पढ़ लिया, बीमारी हुई क्यों हुई। अब देखो अगर आपकी बॉडी में बीमारी हुई है, आपको अनकंफर्टेबल जोन में ला दिया है, बॉडी में जो चेंजेस हुए हैं वो खुद को भी तो फील हो रहे होंगे। ऐसे आप थोड़ी बोलोगे बेवकूफों की तरह बीमार पड़ गई हूं। आपको कोई चेंजेस फील हुए हैं आपके। ऐसा भी हो सकता है कि आपके अपीयरेंस में, आपके बिहेवियर में यू नोटिस्ड एक्चुअली सम चेंजेस। तो इसको ओवरऑल लिख सकती हूं चेंजेस। देखो चेंजेस किस किस फॉर्म में हो सकते हैं? अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजी, आप अच्छी खासी हेल्थ के दे बहुत डल हो गए हो, वीक हो गए हो, वेट लॉस हो गया है, चिड़चिड़ापन आ गया है, आपकी बॉडी का अपीयरेंस चेंज हो रहा है, फंक्शन, फिजियोलॉजिकल फंक्शन ढंग से नहीं हो रहे हैं, डाइजेशन बिगड़ रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, अपीयरेंस और फंक्शनल। ठीक है, तो चेंजेस इन अपीयरेंस एंड फंक्शनल, changes in appearance and functional which got noticed, जो कि अब आपके भी क्या हो रहे हैं? नजर में आ रहे हैं, पकड़ में आ रहे हैं। पहले तो बॉडी में हो रहे थे, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। जरूरी नहीं है कि कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में घुसा और बीमारी कर देगा, नहीं। कुछ दिन एक्टिविटी करेगा, कुछ दिन अपने को हावी करने की कोशिश करेगा, जिस दिन हावी कर लेगा अनकंफर्टेबल जोन में ले आएगा, आपको चेंजेस क्या हो जाएंगे? फील हो जाएंगे। अब ये चेंजेस क्या है? एक्चुअली दो तरीके से है। ये जो चेंजेस है ना, ये दो तरीके से, या तो सिम्टम या साइंस। ठीक है, चलो हम सिम्टम्स उठाते हैं। एक्चुअली सिम्टम से मैं क्या समझती हूं? सिम्टम्स मतलब दोज चेंजेस which I noticed, those changes which I noticed that something is going wrong with me. Those changes which I noticed, I repeating the line, please note it very seriously. Those changes which I noticed that something went wrong in my body. लिखती हूं मैं इसको, फिर समझाती हूं। Those changes which अब कौन सा पर्सन नोटिस करेगा? हेल्दी या बीमार वाला? बीमार वाला। which a diseased person notices, which a diseased person notices that something is going wrong. That something is going wrong. ठीक है, ये जो रॉन्ग वर्ड है ना, यही पूरी कहानी चलाएगा। ये जो रॉन्ग वर्ड है ना, यही सिम्टम्स को क्या करेगा? बताएगा। देखो आपकी बॉडी नॉर्मली बढ़िया काम कर रही है, बैक्टीरिया इमीडिएट कॉज घुसा, और कुछ दिन बाद आपको ऐसा महसूस हुआ कि मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, और आपको थोड़ा सा घबराहट सी हो रही है, सर दर्द हो रहा है। ठीक है, ये आपने फील किया है कि ऐसे कुछ गड़बड़ी चल रही है, ये रोज नहीं होता पर आज कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, ये सब आपने नोट किया। ठीक है,
तो ये क्या थी जो आपने नोट किया, विच यू नोटिस खुद से। जरूरी नहीं है कि अगर आपको हेडेक हो रहा है या आपको सर दर्द हो रहा है तो आपको कोई बीमारी हो रही है। मतलब जो आप नोटिस कर रहे हो, जो चेंजेस आप नोटिस कर रहे हो कि कुछ गलत चल रहा है मेरी बॉडी में, जरूरी नहीं है कि वो चेंजेस हमेशा एक बीमारी की तरफ ही जाए, वो चेंजेस हमेशा एक बीमारी की तरफ ही जाए, या आपको नहीं पता कि मुझे कौन सी बीमारी हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप श्योर शॉट नहीं हो, यू आर नॉट श्योर कि मेरे को यही बीमारी हुई है या इस चेंजेस की वजह से मुझे ये होने वाला, यू आर जस्ट नोटिसिंग। इस पार्ट में क्या हो रहा है, यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना पड़ रहा है, आप सिर्फ देख रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, सिर्फ चेंजेस फील हो रहे हैं। ठीक है, यू आर फीलिंग चेंजेस, यू आर फीलिंग चेंजेस, आपको चेंजेस महसूस हो रहे हैं। ठीक है, डिजीज may get exposed or not। जरूरी नहीं है कि जो चेंजेस, जो लक्षण, जो रॉन्ग चीज आपको महसूस हो रही है वो जरूरी नहीं है कि बीमारी को एक्सपोज करे या नहीं भी करे। हो सकता है आपको कुछ चेंजेस हुए, आपको आज सर दर्द हुआ, फिर कल नहीं हुआ, फिर कभी भी नहीं हुआ, और ये है कि हाँ कांस्टेंट सर दर्द रोज हो रहा है, तो आपको बार बार ये सिम्टम्स क्या हो रहे हैं, फेस करने पड़ रहे हैं। तो मैं कह सकती हूं कि आज जो आपको अपने अंदर चेंजेस महसूस हो रहे हैं उनकी वजह से कोई बीमारी हो भी सकती है और वो किसी बीमारी को जन्म नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सिम्टम्स क्या है जो कि आप फील करोगे, जो कि आप खुद से फील कर रहे हो कि ये गलतियां या ये चेंजेस मेरे में हो रहे हैं जो मैं डे टू डे रेगुलर में नहीं महसूस करती हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन करिए। इतना नोट डाउन किया आप लोगों ने स्टूडेंट्स, क्या क्या नोट डाउन कर लिया आपने? मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई, दो चीजें लिखाई, साइंस और सिम्टम्स। ठीक है, सिम्टम्स को मैंने पकड़ लिया है कि मेरे अंदर कोई गड़बड़ी चल रही है, वो सिर्फ मैं ही नोट कर पा रही हूं। ठीक है, अब समझ लो किसी भी पर्टिकुलर के कारण आपको कोई सिम्टम रोज आ रहा है, रोज आपको महसूस होता है कि नहीं ये चीज मेरे अंदर गलत चल रही है, ये रेगुलर नहीं हो रही थी पर कुछ टाइम से ये हो रही है। क्यों हो रही है? मैं आपको बोलूंगी कि अगर आपको रोज हेडेक हो रहा है, रोज हेडेक होने का मतलब है रोज आपको एक रॉन्ग सिम्टम नजर आ रहा है, हेडेक इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, तो मैं बोलूंगी गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर, गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर। तो अब क्या है, डॉक्टर आ गया, तो डॉक्टर से रिलेटेड क्या आ गया, साइंस आ गए। ठीक है, क्या आ गए, साइंस, क्या आ गए, साइंस। देखो आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपसे पूछेगा व्हाट आर यू फीलिंग रॉन्ग। ऑब्वियसली बात है, हम डॉक्टर के पास हमेशा कुछ गड़बड़ी में जाते हैं, हम ऐसे कभी मिलने नहीं जाएंगे डॉक्टर से। ठीक है, आप बोल रहे हो मुझे रेगुलर हेडेक हो रहा है। ठीक है, डॉक्टर आपसे पूरी हिस्ट्री पूछेगा, कब से हो रहा है, कितने बजे से होता है, कितने घंटे होता है, कभी बंद हो जाता है। आपने पूरी हिस्ट्री दे दी कि ऐसा ऐसा हो रहा है। अब डॉक्टर ने, अब अपने डॉक्टर को क्या अपने सिम्टम्स सुना दिए, जो भी रॉन्ग आप फील कर रही थी आपने खुद ने जो फील किया वो आपने बता दिया। अब डॉक्टर क्या करेगा, अपनी नॉलेज को सोचेगा कि देखो बहुत तरीके की बीमारियां हैं मार्केट में, मतलब जो आपने फील किया था, मैंने क्या बोला था, बीमारी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो डॉक्टर भी सोचेगा कि हेडेक तो मलेरिया में भी हो जाता है, हेडेक नॉर्मल फीवर में भी हो जाता है, हेडेक नॉर्मली ट्यूबरकुलोसिस में भी हो सकता है। मतलब बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें पेशेंट जब खुद से सिम्टम्स बताते हैं तो हेडेक 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 बोलते हैं। आप भी बोल रहे हो, तो डॉक्टर क्या करेगा, अब कैसे कंफर्म करेगा? डॉक्टर जनरली क्या करते हैं, देखो ये चीज थोड़ी सी ब्रॉड जाकर है पर इटसेल्फ एक साइकिल चलती है इसकी, जो कि आप समझिए स्टूडेंट्स। डॉक्टर क्या करेगा, कोई ना कोई
आपका चेकअप करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब देखेगा कि सर के अलावा और कहीं आपको पेन तो नहीं हो रहा है, कोई डिस्कम्फर्टेबिलिटी आप नहीं बता पा रहे हो, पर उस दिन आपने बता दी कि नहीं सर दर्द के बाद पैरों में भी घुटनों में भी दर्द होता है, तो वो बोलेगा कि यार सर दर्द हो रहा है, सर दर्द में हो सकता है ब्रेन की कोई नर्व्स प्रॉब्लम कर रही हो या ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा रहा हो। अगर आपको घुटने में दर्द हो रहा है तो हो सकता है वहां की जो बोन लोकेटेड हो उसमें कोई प्रॉब्लम हो, कैल्शियम लेवल नहीं जा रहा हो। तो ये जो चीजें वो सोच रहा है कि यहां पर ये नहीं जा रहा, ये यहां पर सर्कुलेट नहीं हो रहा, तो सर्कुलेशन किसकी वजह से होता है? ब्लड की वजह से होता है। तो वो क्या करेगा, आपको बोलेगा जाओ ब्लड टेस्ट करा कराओ। उस ब्लड में जो भी इरेगुलरिटी आप फेस कर रहे थे और डॉक्टर को बता रहे थे, डॉक्टर खुद उस रिपोर्ट से कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, और आपको बोल देगा, या तो वो बोलेगा रिपोर्ट में आएगा कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, या ये प्रॉब्लम है। अगर नहीं होगी तो भी बता देगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम बिंग है, ठीक हो जाएगा, और डिजीज होगी तो भी बता देगा। तो आपके सिम्टम ने डिजीज करी भी या नहीं भी करी। पर साइंस क्या है? साइंस ऐसे चेंजेस हैं जो कि डॉक्टर अपनी नॉलेज से कुछ टेस्ट करा के, कुछ लैब में इन्वेस्टिगेशन करके फाइनली आंसर देगा कि हाँ इस चेंज की वजह से आपको ये हो सकता है या ये हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, फर्क समझ में आया? सिम्टम जो आप फील कर रहे हो रॉन्ग, ठीक है, उस रॉन्ग का रिजल्ट कौन निकाल के दे रहा है? डॉक्टर, साइंस समझ के। जो आप सिम्टम बताओगे वो डॉक्टर के लिए क्या हो जाएंगे? साइंस हो जाएंगे। उन साइंस को रखकर, उन साइंस को सोर्स बना के वो इन्वेस्टिगेशन करके आपको क्या करेगा? रिजल्ट बताएगा कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है। ठीक है, तो साइंस क्या है? रॉन्ग एक्टिविटी ऑफ बॉडी, ठीक है, रॉन्ग एक्टिविटी ऑफ बॉडी confirmed by the डॉक्टर। जो भी रॉन्ग एक्टिविटी होगी वो उसे कंफर्म करेगा। कैसे कंफर्म करेगा? अच्छा, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप उसके लिए एक पर्सन नहीं हो, आप उसके लिए पेशेंट हो। ठीक है, लिसनिंग दी पेशेंट सिम्टम्स, listening the patient's symptoms and through, अब डॉक्टर मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, through his or her knowledge and investigation मतलब प्रॉपरली किसी चीज का मुआयना करना, उसको हर एंगल से ऑब्जर्व करना और फाइनली क्या करना? रिजल्ट निकाल देना। ठीक है, हिज और हर नॉलेज एंड इन्वेस्टिगेशन फाइनली टेल दी आंसर। फाइनली टेल दी आंसर। क्या क्या लिखा है स्टूडेंट्स मैंने? रॉन्ग एक्टिविटी ऑफ बॉडी कंफर्म बाय द डॉक्टर, listening the patient symptom and through his or her knowledge and investigation finally tell the answer। अभी आंसर क्या हो सकता है? may be a disease, may not be a disease। पर डिजीज कंफर्म किसने करी? डॉक्टर ने करी। तो एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं इसका समझने के लिए। इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। देखो, सिम्टम्स रॉन्ग फेल्ट बाय पेशेंट, जो भी रॉन्ग उसको लग रहा है अपनी बॉडी में, पेशेंट ने पकड़ लिया। उसके बाद साइंस, ठीक है, रॉन्ग इन्वेस्टिगेटेड, डॉक्टर कभी भी चीज सुन के रखेगा नहीं, सोचेगा और उसको हल का निकालेगा, उसका क्या करेगा? रिजल्ट निकालेगा, उसको सॉल्यूशन करेगा। तो रॉन्ग इन्वेस्टिगेटेड बाय डॉक्टर। ठीक है, सिम्टम्स के थ्रू पेशेंट कभी आंसर नहीं कर सकता कि मेरे को ये बीमारी है। तो ठीक है,
नॉट एबल टू गेट द आंसर ऑफ डिजीज, टू गेट आंसर ऑफ डिजीज। पर डॉक्टर क्या करेगा? इन्वेस्टिगेट। किसके थ्रू इन्वेस्टिगेट कर रहा है? उसके पास नॉलेज है ना, उसने पढ़ाई करी है इस चीज की। इन्वेस्टिगेट नॉलेज एंड फाइनली आंसर, आंसर फॉर डिजीज, आंसर फॉर डिजीज। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ेंगे। देखो आज के लेक्चर में हमने काफी कुछ डिजीज के बारे में पढ़ा। देखो डिजीज के हमने पिछली क्लास में डेफिनेशन पढ़ी थी, डेफिनेशन के बाद हमने कॉजेस पढ़ लिए कि इमीडिएट हो गए, कॉन्ट्रीब्यूटरी हो गए, ठीक है। और इन कॉजेस के बाद मैंने आज आपको साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में पढ़ाया, ठीक है। साइंस एंड सिम्टम मतलब जो बीमारी के कारण अनकंफर्टेबल चेंजेस हो रहे हैं उन्हें पकड़ना। मैंने पकड़ा तो सिम्टम्स हो गए, डॉक्टर ने पकड़ा तो साइन हो गए। मैं सिर्फ समझ सकती हूं, बता नहीं सकती कि डिजीज हो रही है नहीं हो रही है, बट डॉक्टर फाइनली क्या करता है? इन्वेस्टिगेशन करके नॉलेज के थ्रू रिजल्ट निकाल देता है। स्टूडेंट्स आप लोगों को आज के लेक्चर में सब समझ में आया, ठीक है। अभी भी डिजीज में कैटेगरीज बाकी है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। बाकी का कंटिन्यूएशन इस क्लास का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।